Everyone, so today we are going to start our new chapter of Science 2, and that is chapter 1. Now, what is the name of the chapter? It is Heredity and Evolution. Okay, so this is the first part of it. We will make more videos on it. On almost maybe 4 or 5 parts, I am going to complete this chapter. 4 parts mostly. So in this video, we are going to discuss about 3 things. That is heredity and hereditary changes, transcription, translation and translocation, and then evolution, introduction to evolution. So for starting our main topic, let us recall some basic things that we have studied in the previous standards. We had a chapter in our previous standard named heredity and variation. Okay, you might remember that. So we have studied about DNA, about genes, about hereditary characters, about chromosomes, and about genetic disorders. So, and also the genetic recombinant technology that we have spoke about in biotechnology part. Okay, the application of biotechnology, you know well about that. So all these is related to our DNA or RNA or genetic material. So recall them, and we are asking some questions here. It has been mentioned in your book, that is on page number 1 on at the upper side. So what is first question? Which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary characters? तो कौन सा ऐसा चीज़ है हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करता है? तो कौन करता है भाई? डीएनए है, या डीएनए बोल सकते हो, क्रोमोसोम भी बोल सकते हो आप, या जीन्स बोल सकते हो. इसके बारे में हमने लास्ट ईयर बात की थी बहुत डिटेल में. उसके बाद what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny? मतलब कोई भी कैरेक्टर्स है, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स अगर पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग या बच्चों में आते हैं तो उसको, उस ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी, है ना. हेरिडिटी की डेफिनेशन है ये. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए में क्या क्या चीज़ें हैं? डीएनए में है न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स में भी उसके न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा उसके साथ साथ होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फेट लिंकेजेस होते हैं, और प्रोटीन कोड्स होते हैं. ये सारी चीज़ें होती है. अब न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? उसमें 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडीन्स. प्यूरिन्स कौन से होते हैं? एडेनिन और थाइमिन, ये दोनों प्यूरिन्स होते हैं. ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों क्या होते हैं? पिरीमिडीन्स होते हैं. नहीं, सॉरी, एडेनिन, ग्वानिन आर प्यूरिन्स, थाइमिन, साइटोसिन आर पिरीमिडीन्स, एंड एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन बाय 2 bonds and guanine pairs with cytosine by 3 bonds. So this was some basic concept that we have recalled from our previous standard. Now let's start to the main topic that we are going to discuss today. So first is heredity and hereditary changes. So heredity and hereditary changes के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें पता है. तो इस स्लाइड में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की है कि हेरिडिटी के बारे में रिसर्च करना कब स्टार्ट हुआ, लोगों को, साइंटिस्ट को कब लगा कि हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए हेरिडिटी के बारे में, कि ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाप बेटा एक जैसे क्यों दिख रहा है, इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है. तो इसके लिए इनको थोड़ा सा स्टडी किया. तो इन्होंने पहले बताया है, अपने हेरिडिटी की डेफिनेशन बताई है. इसको आप लिख लो क्योंकि आपको काम में आने वाली है ये डेफिनेशंस वगैरह छोटी छोटी. देखो आपको जो बुक में छोटी छोटी डेफिनेशंस है, या कोई ये यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे 1901 में क्या हुआ, 1903 में क्या हुआ, 61 में क्या हुआ, तो ये ईयर्स मार्क करके रखना है. ये याद रखना है आपको, एग्जाम के टाइम पर पढ़ना है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है. तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स. मतलब कोई भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोलॉजिकल मतलब विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कैरेक्टर्स जब ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थ्रू द जीन्स. जो है हमारे जीन्स कहाँ होते हैं अभी? ये देखो, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस है. सबसे पहले चलो सेल से स्टार्ट करते हैं. सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर, एंड ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए. ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, जो कॉइल किया हुआ होता है डीएनए, वो कॉइल किया हुआ डीएनए बड़ा होकर फिर कंपोज करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. और हर एक क्रोमोसोम में जीन्स है. ओके, जीन्स मतलब एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं. अब इसमें न्यूक्लियोटाइड के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है न्यूक्लियोटाइड के. इसमें चलिए बेसिकली 2 है, प्यूरिन, पिरीमिडिन, और न्यूक्लियोटाइड टोटल 4 होते हैं इन
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक्सेप्ट वायरसेस, उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें कभी कभी आरएनए भी हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पर थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, बात करेंगे हम आगे। अब यहाँ पर देखो ये सब है कंपोजिशन ऑफ डीएनए या कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हम बात करें कुछ हिस्ट्री के बारे में। अपने को पता है पिछले साल हमने बात की थी, जोहान ग्रीगर मेंडल इज़ द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे पहले मेंडल ने किया था। तो मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में सबसे पहले बात करने वाला इंसान कौन? जोहान ग्रीगर मेंडल। कब किया था इन्होंने अपनी रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था? इन्होंने लगभग 1886 में इन्होंने स्टार्ट किया। इनको बहुत समय लग गया अपने रिसर्च वर्क को समझने के लिए, लगभग 4-5 साल उनको अपना सिर्फ रिसर्च वर्क को समझने में, रिजल्ट्स आने में लग गए, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था पी प्लांट्स के ऊपर, उनकी खेती की थी। फिर फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन, उनके कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको ग्राफिकली टेबल फॉर्म में उसमें फिर उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था। फिर वो सब चीज़ों को एनालाइज करने में उनको बहुत लंबा समय लग गया। उसके बाद कौन आया यहाँ पर? 1901 में ह्यूगो डी व्राइस। इन्होंने क्या किया? म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ सडन चेंजेस के बारे में हमको बताया। इनको सबसे पहले समझ में आया था कि भाई ये क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं सडन चेंजेस के लिए। सडन चेंजेस मतलब क्या होता है? डीएनए में कोई गलती से फॉल्ट आ जाना। सपोज कोई हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आ गई हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मोबाइल के आजकल बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी हानिकारक है, ये सारी चीज़ें हानिकारक है। तो ये क्या होता है? जब कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी, कोई यूवी रेज या फिर कोई एक्स रेज या कोई दूसरी हार्मफुल कॉस्मिक रेज वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है या स्किन के अंदर पास ऑन हो जाती है, तो क्या होता है? डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है हमारी, जो नॉर्मल होनी चाहिए, ATGC, ATT, CC, CCG ऐसा कुछ तो होना चाहिए, तो एक सीक्वेंस जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस चेंज को बोलते हैं, इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये सबसे बारे में बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया था किसने? ह्यूगो डी व्राइस में 1901 में। उसके बाद आए वॉल्टर एंड सुटन। वॉल्टर एंड सुटन है 1902 में। इन्होंने क्या किया? अभी सबसे पहले बताया हमको क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम्स के बारे में। स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है। पेयर्ड क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ग्रास हॉपर से इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोम को आइसोलेट किया था। तो क्रोमोसोम अब जब हम देखते हैं तो ये एक, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने पिछली बार अपने न्यूक्लियस एटम की बात की थी, तो हमने जैसे बताया था कि भाई बाहर से इन्फॉर्मेशन बता दी हमको एटम की, कि भाई ये एटम है, एटॉमिक मास है, उसके अंदर क्या था हमको नहीं पता था। वैसे ही क्रोमोसोम बाहर की चीज़ है। न्यूक्लियस के अंदर पहले क्रोमोसोम आएगा, फिर क्रोमोसोम के अंदर अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। तो इन्होंने सबसे बाहर की चीज़ बताई थी क्रोमोसोम्स, जो पेयर होते हैं। किसने बताया? ये वॉल्टर एंड सुटन इन द ईयर 1903। उसके बाद 1944 में 3 लोगों की ये डिग्री आ गई यहाँ पर, ट्रायो। इन्होंने क्या किया 44 में? इनके नाम क्या है? ऑसवेल एवेरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लॉइड। इन्होंने प्रूव किया कि वायरसेस को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस को छोड़कर। तो डीएनए के बारे में बताया, मतलब ये और नीचे गए, मतलब और डीप में उन्होंने स्टडी किया उसको। एवेरी, मैकार्थी एंड मैक्लॉइड, इनकी तिगड़ी बोली जाती है, ट्रायो बोला जाता है। उसके बाद है 61 में क्या हुआ? फिर फ्रेंच जेनेसिस्ट्स की जोड़ी आई, एक फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन बताया कि भाई डीएनए के थ्रू हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, वो एक सीक्वेंस होती है। उसकी वजह से क्या पता चला हमको कि ये सीक्वेंशियली, अगर हम एक पर्टिकुलर कोडॉन्स है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है जीन्स की, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये सारा एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। जैसे दूध से दही बनेगा, दही से छाछ बनेगा, या दही से फिर छाछ बन जाएगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? दूसरी चीज़, दूध से मलाई बनती है, मलाई से फिर घी बनता है, ऐसी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक प्रोसेस है ना ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। इसकी वजह से हमको पता चला कि भाई इसमें सीक्वेंसेस होंगी, ATGC। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें ये सीक्वेंसेस के बारे में किसने बताया हमको, तो बोल सकते हैं हम भाई जैकब और मोनार्ड नाम के 2 फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जेनेसिस्ट थे, जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया। तो इसके बाद क्या हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये सारी फील्ड्स बहुत ज़्यादा खुल गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई। तो अब आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसकी वजह से, क्योंकि हम सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वजह से हम अलग अलग टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हैं ऑर्गेनिज्म से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर हेरिडिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इस्तेमाल होता है इसका डायग्नोसिस के लिए, मतलब किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अलग अलग आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करने के लिए भी आप उसका जेनेटिक हेरिडिटी का या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई अगर बीमारी नहीं आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया या कोई डायबिटीज़ वगैरह अगर पेरेंट्स को है, उनके जीन्स में ऐसे कोई जीन्स है जो बच्चों को हो सकता है, तो अगर पहले से ही हम टेस्ट करवा ले, डीएनए टेस्ट करवा ले, उसकी सीक्वेंस पता करवा ले कि भाई ये जो फॉल्टी जीन है ये होता है कि नहीं है उस पेरेंट्स के अंदर, अगर वो जीन निकलता है तो हमको पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, IVF की तरफ जाना चाहिए, IVF वगैरह की तरफ जाना चाहिए। वो हम थोड़ा सा दूसरे चैप्टर में बात करेंगे आगे, IVF वगैरह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन की हमने पिछली बार बात की थी कि इंसुलिन पहले आइसोलेट किया जाता था गाय के या घोड़े के स्टमक में से या पैंक्रियाज में से आइसोलेट किया जाता था, और निकलता कितना था, 5-6 ml निकलता था, जो हमको सिर्फ 3-4 लोगों के काम में आता था। मतलब एक घोड़े को मारो आप, 5-6 ml 3-4 लोगों के लिए सिर्फ एक टाइम का काम होगा इंसुलिन का। इंसुलिन में बता दूं आपको, इंसुलिन एक एंजाइम है जो काम में आता है आपको डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए। क्योर नहीं करता है एक्चुअली, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो डायबिटीज़ और शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो नॉर्मली हमारे पैंक्रियास में सीक्रेट होता है। और अगर डिसीज़ कंडीशन है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की अगर डिसीज़ है आपको, तो ये पैंक्रियास क्या करते हैं, ये इंसुलिन नाम का जो हमारा केमिकल है ये सीक्रेट नहीं कर पाता है नॉर्मली, तो हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, हमने बैक्टीरिया में हमारा इंसानों का वो जीन उठा के डाल दिया, और बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता है वो उसकी वजह से वो क्या करता है, जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, और उतना ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या करने लगे, इंसुलिन बनाने लग गए। तो हम अभी इसमें घोड़े को भी मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं है, बैक्टीरिया है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये इजीली यहाँ पर क्या किया हमने, इंडस्ट्रियल लेवल पर हमने क्या कर दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर दिया। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर का। उसके बाद हम आते हैं हमारे 3 प्रोसेसेस के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्शन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसके पहले। अब ये RNA क्या करता है, जो हमारे अंदर जीन्स के अंदर हमारे साथ हेल्थ क्या जीन्स होते हैं ना जो हमारे DNA में, वो क्या करते हैं, RNA की मदद से प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये आपने सेंटेंस सुना होगा मेरे मुँह से पहले भी, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स लगते हैं हमको डाइजेशन के लिए या नॉर्मल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स जो लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी प्रोटीन्स लगते हैं, बॉडी बिल्डिंग मसल्स या दूसरे भी किसी भी टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड होती है, हमारी DNA के अंदर, जीन्स के अंदर। उसको ट्रांसफ़र करने का काम, इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने का काम कौन करते हैं, RNA। RNA के 3 प्रकार बताओ जल्दी से, चलो ठीक है। कौन से है, mRNA, tRNA और rRNA। मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। ये 3 RNA के टाइप है। ये क्या करते हैं, DNA में से इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसको ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बता देते हैं आपको कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। मटेरियल है, सब कुछ मशीन है, एक तरीके से सेल हमारी क्या है, एक तरीके से इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर सब रॉ मटेरियल ला के रखा हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि किसको कैसे कहाँ जोड़ना है, जिसकी मदद से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जोड़ने के लिए मैनेजर्स कौन है, बताने वाले कौन है, कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ना है, इसको बताने वाले कौन है, DNA के पास इंफॉर्मेशन है, वो लिखा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं सकता। बताने का काम कौन करता है, पढ़ के कौन बताएगा, पढ़ के बताने की एबिलिटी किसके पास है, RNA के पास है। अब अलग अलग तीनों टाइप के RNA किस तरीके से काम करते हैं, तो ये जो तीनों प्रोसेसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और इस तीनों को मिला के कंबाइन क्या किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल। तो ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पर DNA है। ये देखो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का, ये है हमारा DNA, ठीक है। इसके पास है न्यूक्लियोटाइड्स, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ दिख रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स पे क्या होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड ही DNA अपने को काम में आएगा। तो क्या करेगा, अनकॉइलिंग होता है इसका पहले, कॉइल्ड होता है ना, जैसे कॉइलिंग का अनकॉइलिंग होता है पहले। सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही है प्रोसेस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब सपोज यहाँ पर मैं ये नीचे वाले स्ट्रैंड की अगर बात करूँ डीएनए की, तो इस वाले स्ट्रैंड पर कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगी ना, ऐसे लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी इसकी, प्यूरिन्स पिरीमिडिन्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, है ना। और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस हमको बताएगी, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है, इस जीन पे स्टोर्ड है कि भाई हमने को प्रोटीन बनाना है, ये वाला कोई तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, तो उसके लिए क्या करेगा, अब ये आरएनए आएगा यहाँ पर, कौन सा, एमआरएनए बनेगा। अभी यहाँ पर एमआरएनए, ये एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जुड़ रही है, एंटी कोड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, मतलब अगर इधर एडिनिन है तो इधर कौन लगेगा, थायमिन लगेगा। थायमिन नहीं होता है आरएनए में, कौन लगेगा, यूरेसिल लगेगा। इधर अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन, इधर अगर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन। इस तरीके से क्या बनेगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगी। तो इस तरीके से ये एमआरएनए प्रोड्यूस हो गया, इसने क्या कर दिया, एक तरीके से डीएनए में से इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन उसने क्या किया, उल्टी इन्फॉर्मेशन निकाली है। एक्चुअल में जो डीएनए में है वो नहीं है, ये उसका उल्टा है, ठीक है। अब ये एमआरएनए बन गया, तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एमआरएनए बन गया, इस एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या होगा, एमआरएनए बाहर आएगा यहाँ से, ये एमआरएनए आओ बाहर, चलो निकलो, न्यूक्लियस में से बाहर निकल रहा है, देखो कहाँ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में कौन मिलेगा इसको, ठीक है, ये एमआरएनए, देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में से एमआरएनए ये बाहर आ रहा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ आएगा राइबोसोम के पास। न्यूक्लियस में ही अपना साइटोप्लाज्म में सेल में क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम पे जाके ये एमआरएनए ऐसा स्टिक हो जाएगा, इधर अटक जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक 3 कोडॉन्स की सीक्वेंस को ये ऑब्जर्व करेगा। अब क्या आएगा, अब कौन आएगा, तीसरा इंसान, यहाँ पे तीसरा जो सेल है वो कौन आ रहा है, यहाँ पे टीआरएनए आ रहा है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा है, आपने स्टडी किया है ऑलरेडी। टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ट्रिपलेट कोडॉन्स लेके आता है, 3 कोडॉन्स का एक सेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगी उसके अपोजिट वाली जो सीक्वेंस लेके आएगा, कौन लेके आएगा, टीआरएनए। और इसमें 3 की टिगड़ी होती है यहाँ पे कोडॉन्स की, एटीजीसी और एसीटीजी जो भी है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस रहेंगे, जीसीसी कोई भी, जीजीजी, अलग अलग टाइप के। और ये क्या होता है, जैसे हमको पता है, पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि हमको पता है प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से बने हुए, मतलब अब बहुत सारे अमाइनो एसिड को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये इनको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या करता है, ये कौन लेके आता है, ये टीआरएनए जो है, ये देखो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड लाइसिन नाम का एक अमाइनो एसिड ये लेके आ रहा है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को अपना जो अमाइनो एसिड है वो कौन लेके आता है, टीआरएनए लेके आता है। कहाँ मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, राइबोसोम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि अपने को यहाँ पर कौन सी 3 सीक्वेंस है, ठीक है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। राइबोसोम अपने को बताएगा कि यहाँ पर कौन से 3 जो है यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइप का टीआरएनए आएगा जिसपे एंटी कोडॉन है। उसके अपोजिट वाली जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वो होगी जो ट्रिपलेट फॉर्म में होगी, और हर एक ट्रिपलेट के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास एक टीआरएनए होता है। तो टोटल इन जनरल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है आज, और मतलब उसके लिए 20 कोडॉन्स है, लेकिन उसके लिए सीक्वेंसेस अलग अलग है। मतलब क्या होता है कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास लगभग 25-25, 30 एंटी कोडॉन्स होते हैं, टीआरएनए होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बायोलॉजी में। उसके बाद अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या करेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा टीआरएनए। अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ये। अब उसके बाद ये राइबोसोम कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा आगे मूव करेगा और ये दूसरी सीक्वेंस को पकड़ेगा, फिर दूसरा एक पर्टिकुलर टीआरएनए वहाँ आएगा, वो सीक्वेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके बीच में लिंकेज लग जाती है। ये जो यहाँ पे अमाइनो एसिड है ना, गोले गोले है, ये अमाइनो एसिड है, इनके बीच में एक लिंकेज बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बनने के बाद ये यहाँ से बाहर प्रोटीन बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर एक और बात करनी है, और ये जो प्रोसेस होती है ना टीआरएनए के थ्रू,
यहाँ पर प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड 3 DNA में एक तरीके से ट्रांसलेट हो गई, किसके थ्रू? RNA के थ्रू। मैसेंजर ने मैसेज लाया, RNA ने क्या किया? उसको ट्रांसफ़र किया, मतलब ट्रांसलेट किया एक तरीके से। अब ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि भाई ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके लिए ये कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे इंडियन ओरिजिन के एक अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन के है, मतलब एक तरीके से ये इंडियन है, लेकिन इनका जो सिटीजनशिप है अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो इन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में सबसे पहले बताया था, ट्रिपलेट कोडॉन्स के बारे में सबसे पहले बताया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इन द ईयर 1968। इसके साथ उनके साथ 2 और साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया कि जो इन्फॉर्मेशन mRNA लेके आया था उसको ट्रांसलेट किया tRNA टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अब ये ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? तो जब ये देखो यहाँ पर ये जो mRNA की जो ये है ना, mRNA क्या होता है, ये यहीं पर फिक्स रहता है एक पोजीशन पर। लेकिन ये जो अपना राइबोसोम है, इसको क्लीन करता हूँ पहले, रुको। राइबोसोम है कहाँ है? ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम क्या करता है, इस mRNA के ऊपर इधर की साइड मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। एक बार अगर देखो यहाँ पर जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में जो असेंबली लाइन होती है ना, उस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 3 कोडॉन का सेट लग गया, चलो आगे बढ़ो, राइबोसोम थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे 3 कोडॉन का सेट लग गया, चलो फिर और आगे बढ़ो। इस तरीके से क्या होता है, ये जो राइबोसोम है ये मूव होता रहता है mRNA के ऊपर। सो दिस मूवमेंट ऑफ mRNA ऑन राइबोसोम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। लोकेशन चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है? राइबोसोम चेंज कर रहा है। किसके ऊपर चेंज कर रहा है? mRNA के ऊपर चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि अपने को नया प्रोटीन ऐड करना है, नया अमाइनो एसिड ऐड करना है, नया कोडॉन ऐड करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो ये 3 प्रोसेसेस हो गए। उसके अलावा आपको पेज नंबर 2 पर आपके बुक में 2-3 चीज़ें और दी गई है, जैसे कि आपको बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स। मतलब जीन्स की मदद से हम लोग नए ऑर्गेनिज्म खुद के, जैसे भाई अभी इंसान है तो इंसान कोई पैदा करेगा ना, बंदर थोड़ी पैदा करेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता भाई? ऐसा कभी देखा है क्या तुमने कि भाई इंसान ने गधे को पैदा किया? हाँ, हम लोग इंसानों को गधा बोलते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा तुमने देखा है कि किसी इंसान ने गधे को पैदा किया? नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर जीन्स होते हैं, हमारे जो जीन्स है हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है कि भाई इंसान ही पैदा करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद हमने बात की भाई कुछ अगर लाइफ प्रोसेसेस के दौरान कभी जीन्स में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में दिखाया, ये देखो ये म्यूटेशन कैसा होता है। देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस बताया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक TGC, ये 3 कोडॉन का सीक्वेंस है। ठीक है, इनका क्या हो गया, गलती से कभी लाइफ प्रोसेसेस के दौरान ये गलती से रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, GAT ये आ गया और ये TGC बाहर निकल गया। देखो अब ये हो गया इसको म्यूटेशन। मेन सीक्वेंस का क्या बन गया, रिप्लेसमेंट हो गया, दूसरा सीक्वेंस बन गया। अब क्या होता है इसके साथ, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, tRNA और ये सब mRNA, इनका बेचारों के साथ धोखा हो जाता है। तो जैसे ये सीक्वेंस नॉर्मल चल रहा था, ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा mRNA, ये DNA का सीक्वेंस है ना। ठीक है, जो ये नॉर्मल है, ये जो एबनॉर्मल है ये DNA का सीक्वेंस है। अब mRNA आता है यहाँ पर अपना mRNA सिंथेसाइज करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज ऑन DNA। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा mRNA। फिर ये गलत वाली इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएगा ये आगे, कौन, ये tRNA जो mRNA जो बना, mRNA अगर गलत इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा तो tRNA भी गलत सिंथेसिस करेगा, गलत सिंथेसिस बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी गलत होगा, तो प्रोटीन प्रॉपर बनेगा ही नहीं। प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा तो प्रॉपर ग्रोथ इंसान की होगी नहीं। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो म्यूटेशन के बहुत सारे, सिकल सेल एनीमिया एक एग्जाम्पल है जो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है म्यूटेशन, जिसको मतलब एक तरीके का प्रूफ है। म्यूटेशन आगे हम देखने वाले हैं, डार्विन्स थ्योरी में एक प्रूफ का काम करता है। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अभी इवोल्यूशन के बारे में बात करें। इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन वर्ड आपने शायद सुना होगा, नहीं भी सुना होगा। इवोल्यूशन मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस अर्थ के ऊपर कहाँ से आए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से प्रोसेसेस के थ्रू, पहले हम क्या थे फिर अभी हम क्या बन गए, वो वाले नहीं। वे लॉकडाउन के पहले हम क्या थे, आपका आजकल वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, लोग पहले लॉकडाउन के पहले ये करते थे अभी ये, वो नहीं। मतलब हज़ारों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है वो।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लाखों करोड़ों सालों का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डेवलप होके आए हैं अभी तक। तो बहुत सारी थ्योरीज है एक्चुअली इवोल्यूशन को लेकर कि इंसान कहाँ है, अर्थ पर लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, डायनासोर्स कहाँ गए, ठीक है, मैमथ्स कहाँ गए। तो ये सारी बहुत सारी थ्योरीज है अलग अलग टाइप की, जिसमें से कुछ एक दो थ्योरीज के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज आपको इवोल्यूशन के ऊपर 11th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी बायोलॉजी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एक्सिस्टेंट ऑन अर्थ, मतलब 3.5 बिलियन मतलब 350 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी, मतलब सिर्फ पानी ही पानी था शायद, या फिर पहाड़ ही पहाड़ थे, या फिर पत्थर ही पत्थर थे, मे बी, ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन ईयर पता है, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नथिंग ऑन अर्थ। अब ये किस बेसिस पर बताया, कुछ लोग आपके में से बहुत होशियार रहते, सवाल पूछते कि सर ये 3.5 मिलियन ईयर अगो कैसे पता चला, ये कैसे पता चला हमको, हम तो आज पैदा हुए, हमको कैसे पता 3.5 बिलियन ईयर अगो कुछ नहीं था। अब तो कोई नहीं था, बताने वाला तो कोई था नहीं, कि लिखने पढ़ने वाला तो कोई था नहीं। तो भाई उसके लिए हमने कुछ साइंटिफिक मेथड्स डेवलप करी थी। कार्बन डेटिंग मेथड हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में ही बात करेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके थ्रू हम कभी भी किसी भी चीज़ की एज निकाल सकते हैं कि भाई कोई चीज़ कितनी पुरानी है। उसके बाद हम बात करते हैं एट द बिगिनिंग देयर में हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स लाइक, अब सबसे पहले ओशियंस थे, सारे समुद्र थे। तो समुद्र में सबसे पहले क्या आए होंगे, सबसे पहले कहीं स्पेस से कोई पत्थर आया होगा, कोई एस्टेरॉयड आया होगा, जिसके थ्रू एलिमेंट्स वगैरह हमारे अर्थ पर आ गए होंगे सबसे पहले। अब एलिमेंट्स क्या हुए, एलिमेंट्स थे दो टाइप के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब इसमें ऑर्गेनिक कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया, कंबाइन होंगे ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, तो उन्होंने दो तरीके के कंपाउंड्स बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, फिर सेल्स बने, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, सेल बने, फिर सेल के अंदर के आपके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट सबसे पहले आए। ये सब चल रहा है ओशियन के अंदर। ऐसा एक बहुत मानी हुई थ्योरी है कि जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो ओशियन में से निकली है अर्थ पर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में भी बात करेंगे। ये जितने भी सारे चैप्टर है ना आपके साइंस 2 के इंटरलिंक्ड है, अगर एक चैप्टर समझ में आता है तो दूसरा चैप्टर भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ के चलो। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि भाई सेल्स जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने, कि ये उनका कंपोजिशन क्या है, एडाप्टेशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मतलब किस टाइप का सेल किस जोग्राफिकल एरिया में ग्रो हो रहा है। एक तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे। दूसरी चीज़ वहाँ पर एडाप्टेशन करता है क्या वो इंसान, वो ऑर्गेनिज्म कैसा एडाप्टेशन करेगा। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर भी सिलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन है इसमें और डिटेल में। टुडे अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड ऑन अर्थ। आज बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फाउंड, जो वो सेल्स बने थे ना, फिर वो सेल्स बाद में कंबाइन हुए, कंबाइन होकर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनते गए। तो ये था एक। उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन हैव बीन proposed till today, of which theory of gradual development of organisms is accepted। तो ये जो हमने थ्योरी की बात की, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल मतलब स्लोली धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ फ्रॉम एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स थे उसको कंबाइन करके कंपाउंड्स, जैसे जो बात की हमने, इस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। और इस प्रोसेस को लग गए करोड़ों साल, सैकड़ों करोड़ों साल लग गए, करोड़ों साल भी नहीं, सैकड़ों करोड़ों साल, थोड़ा धीरे धीरे ये प्रोसेस होता हुआ आया है। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा एक और थ्योरी बताई गई है जिसमें बताया गया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट लिविंग मटेरियल क्या आया, प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या कहा जाता है, अर्थ एक बंजर ज़मीन थी, पानी भी नहीं था, ठीक है। फिर एक यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले फिर कुछ बारिश हुई बहुत दिनों तक, और कुछ लैंड का पार्ट बन गया और फिर कुछ पार्ट ओशियन बन गया। फिर क्या हुआ, स्पेस में से एक एस्टेरॉयड नीचे गिरा ज़मीन पर, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, स्पेस में कुछ ऑर्गेनिज्म थे थोड़े से गंदे वाले, प्रोटोप्लाज्म टाइप के इनिशियल ऑर्गेनिजम्स थे। वो ऑर्गेनिज्म आ गए, वो ओशियन में जाके मिक्स हो गए, और उसकी वजह से वो वहाँ पर उनको कुछ न्यूट्रिशन मिला, वो ग्रो होना स्टार्ट हुए। फिर दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फाउंड फ्रॉम इट, एंड देन देयर
दिस ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड टू फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म आया, इसने क्या किया, अडाप्ट किया अर्थ को, एडाप्टेशन किया और उसके अकॉर्डिंग वो न्यूट्रिशन लेके ग्रो हुआ और ग्रो होकर उसने क्या किया, बड़े ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो गया। ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़। जैसे कि मैंने बात की 300 करोड़ लग गए सिर्फ एक सेल को एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने में। तो ये एक लंबा प्रोसेस था इवोल्यूशन का। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि भाई एक सिस्टमेटिक वे से किसी चीज़ को हमने तैयार किया, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। मतलब पहले भाई सेल था, फिर सेल को प्रॉपरली अरेंज किया तो फिर टिश्यू बने, टिश्यू को फिर हमने क्या किया, सही तरीके से अरेंज किया अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ को, तो हमारा मसल बना। फिर मसल्स को सही ढंग से अरेंज किया बोन्स के साथ, तो फिर क्या बना भाई, बॉडी बना, बॉडी के ऊपर स्किन आ गई। तो ये सारी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट थोड़ी ना स्किन लगाएंगे, है ना, डायरेक्ट थोड़ी ना बोन लगा देंगे भाई हम, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टमेटिक काम है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है इवोल्यूशन एक तरीके से। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर्स विच हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इवोल्यूशन की एक और डेफिनेशन दी गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं कंटिन्यूसली, क्या हो रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी है ये अपने एंसेस्टर्स के कंपेरिजन में ये डेवलप होते जा रहे हैं हम लोग। अभी अगर हम बात करें कि भाई फ्यूचर में कैसे होगा, इंसान कैसे दिखेगा, तो इसका भी एक प्रिडिक्शन है। कुछ साल पहले एक ओनिडा की ऐड आती थी, ओनिडा टीवी की एक ऐड आती थी टीवी पर, उसमें बताया गया है इंसान को सींग है और उसकी नाक नहीं होगी। ये हमारा जो नाक के पास जो ये होता है ना, एक तरीके से थोड़ा सा रबर ही होता है हमारी नाक जो होती है, तो वो हिल पाती है, तो वो नहीं होगा। ईयर पिन्ना, आँखों के जो कान के जो ये पिन्ना होते हैं जो बाहर निकले हुए हमारे कान है, वो नहीं होंगे। सिर्फ नाक की जगह पर 2 होल्स होंगे। बाल तो पूरी बॉडी पर नहीं होंगे। शरीर बड़ा होगा, शरीर छोटा होगा, पतला होगा, और सर बड़ा होगा, और कान नहीं होंगे, उसकी जगह पर सिर्फ होल्स होंगे, ठीक है, दांत नहीं होंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर का इवोल्यूशन के बारे में प्रिडिक्ट किया गया है कि ये इंसान अपना आगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये है सारा इवोल्यूशन के बारे में। तो दैट्स इट।